हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की समसीमांत उपयोगिता के नियम की। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था, जिसे गॉसियन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। और ये जो दूसरा नियम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी गॉसियन ने ही दिया है और इसे गॉसियन का दूसरा नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। इससे समसीमांत उपयोगिता का जो नियम है, ये नाम डॉक्टर मार्शल ने दिया है, लेकिन इस नियम की जो व्याख्या है वो सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में जो एक फ्रेंच के इंजीनियर थे गॉसियन ने की, और इसीलिए इसे गॉसियन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अकॉर्डिंग अगर कंज्यूमर अपने इनकम को डिफरेंट गुड्स पर खर्च करता है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है। तो ये नियम कहता क्या है, कैसे पैसा खर्च करें? तो इस नियम के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर या एक उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर अपनी जो लिमिटेड इनकम है उसको इस तरीके से खर्च करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसके अलग अलग नाम भी दिए हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मार्शल ने इसे समसीमांत उपयोगिता का नियम कहा, लेफ्टविच ने इसे उपभोक्ता की संतुष्टि के अधिकतमीकरण का सामान्य सिद्धांत कहा है, या हम इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कह सकते हैं। हिब्डन ने इसे विचारवान उपभोक्ता का नियम कहा है, लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर। तो प्रोफेसर लॉर्ड रॉबिन्स के अकॉर्डिंग भी ये नियम क्या है, अर्थशास्त्र का नियम है, क्योंकि ये नियम जो अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में, चाहे वो उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है या रेवेन्यू है, सब पर ही एप्लीकेबल होता है। तो इसके बाद हम इसकी अजम्पशंस की बात कर लेते हैं कि इस नियम में क्या क्या अज्यूम किया गया है, कौन कौन सी मान्यताओं पर आधारित है ये नियम। फर्स्ट अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल, उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है। कंज्यूमर इज़ रैशनल, उपभोक्ता विवेकशील है, विचारवान है, वो अपनी इनकम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, उपभोक्ता की इनकम स्थिर रहती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी स्थिर रहती है। फिफ्थ पॉइंट है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट, वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर रहती हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड, मतलब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी लागू होता है, या हम कहें इस नियम का जो आधार है वो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, उसके आधार पर ही इस नियम की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट हम फिर इस नियम को एक्सप्लेन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, हमने मान लो एग्जाम्पल लिया कि एक कंज्यूमर है, उसके पास 5 रुपीज़ है उसकी इनकम, और वो अपनी इस लिमिटेड इनकम को 2 गुड्स जैसे कि मैंगोज़ और मिल्क है, दूध और आम पर खर्च करना चाहता है, और दोनों ही वस्तुओं की जो कीमत है 1 रुपी है, चाहे पर किलो है चाहे पर लीटर है। ठीक है, तो इस बेस पे हम टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम बन जाएगा रुपीज़ स्पेंड का, कि कितना कितना रुपया स्पेंड किया गया, 5 है तो हमने लिख दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट कॉलम में हमने लिख लिया मैंगोज से मिलने वाली यूटिलिटी, आमों की सीमांत उपयोगिता, MU ऑफ मैंगोज। नेक्स्ट अगले कॉलम में MU ऑफ मिल्क, दूध की सीमांत उपयोगिता, कि मतलब अगर हम जैसे दूध पे या मैंगो पे एक एक पहला रुपया खर्च करते हैं तो मैंगो से हमें 12 यूटिल उपयोगिता मिलेगी, और अगर हम यही रुपया मिल्क पे स्पेंड करते हैं तो हमें 10 यूटिल उपयोगिता मिलेगी। तो इसलिए हमने दोनों का कंपैरिजन किया, पहला रुपया मैंगो पे स्पेंड करने से हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, इसलिए हम पहला रुपया मैंगो पे करेंगे, दूसरा रुपया मिल्क पे। तो इस तरह से हमने जो सीमांत उपयोगिता दिखानी है वो डिमिनिशिंग दिखानी है, क्योंकि अभी हमने बात की थी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, मतलब जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कम होती जा रही है। तो इसी तरह हमने इसी बेस पे हमने ये टेबल बनाई, MU ऑफ मैंगोज दिखाया 12, 10, 8, 6, 4, आप कुछ भी ले सकते हैं, डिमिनिशिंग होना चाहिए। इसी तरह MU ऑफ मिल्क ले लिया 10, 8, 6, 4, 2। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि पहला रुपया मैंगो पे खर्च करना है, दूसरा मिल्क पे, तीसरा रुपया और दूसरे रुपये से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है
दोनों बराबर है तो 1 रुपया मिल्क पे हो जाएगा, अगला रुपया मैंगोज़ पे हो गया। फिर इसी तरह से चौथा रुपया और 5वां रुपया हमने मिल्क और मैंगो पे खर्च कर दिया। तो अगर हमने अब 5 रुपये में से 3 रुपये, देखो 3 रुपये अगर मैंगो पे खर्च किए तो मैंगो या आम पर जो तीसरा रुपया खर्च किया जा रहा है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है 8। और जो दूसरा रुपया मतलब 2 रुपये खर्च किए तो जो आखिरी रुपया क्या हो गया, मिल्क पे किया जाने वाला खर्च, वो दूसरा रुपया है। तो मिल्क पर खर्च किया जाने वाला जो दूसरा रुपया है, जो दूसरी इकाई है, उससे भी हमें 8 इकाइयाँ सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से अगर हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों गुड्स पे इस तरह से हमने किया कि 3 रुपये मैंगो पे स्पेंड किए और 2 रुपये मिल्क पे, तो क्या हुआ, दोनों ही वस्तुओं पर खर्च किए गए रुपये की जो अंतिम इकाई है उससे उपभोक्ता को समान उपयोगिता मिल रही है। और ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का वो अधिकतम संतुष्टि करेगा कंज्यूमर की। वो कैसे पता लगेगा, आप हम इस यूटिलिटी को जोड़ लेते हैं आमों से मिलने वाली उपयोगिता 12, 10, 8 वो जोड़ ली, और इसी तरह से मिल्क से मिलने वाली यूटिलिटी है उसको जोड़ लिया, तो ये आ गया 10 और 8, 12, 10, 8। इसको अब देख पा रहे हैं, यूटिलिटी फ्रॉम मैंगोज 30 यूटिल है, यूटिलिटी फ्रॉम मिल्क 18 यूटिल होगी, दोनों मिला के टोटल यूटिलिटी होगी 48 यूटिल। तो इस तरीके से अगर हमने पैसा खर्च किया तो हमें 48 यूटिल उपयोगिता मिलती है। ठीक है, तो पहले अब इसी को हम डायग्राम से समझते हैं और फिर हम आपको ये भी बताएंगे आगे कि अगर हम इस तरह से पैसा नहीं खर्च करते या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और तरीके से करते हैं तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो लेस होगी। तो पहले हम इसी को ही डायग्राम में देख लेते हैं जो अभी हमने टेबल बनाई। जैसे कि फर्स्ट पार्ट मैंगो से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है, दूसरे पार्ट में हमने मिल्क से मिलने वाली MU को ड्रॉ किया क्योंकि नेगेटिव थी दोनों की, घट रही है दोनों की उपयोगिता। तो इस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रुपीज़ ले लिया और वाई एक्सिस पे मार्जिन यूटिलिटी। तो ₹1, 2, 3, 4 इसी तरह से मिलने वाली यूटिलिटी को ड्रॉ कर लिया, तो ये नेगेटिव स्लोप डायग्राम मिल गया MU ऑफ मैंगोज़ का भी। और इसी तरह से 10, 8, 6, 4, 2 को हमने ड्रॉ किया तो हमें सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी दूध की। लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन हमने मेन कंसंट्रेशन करना है 3 रुपये और 2 रुपये पे। तो जैसा कि हमने देखा 3 रुपये जब खर्च करते हैं मैंगो पे तो 8 यूटिल उपयोगिता मिलती है, इधर से 8 एक और 8 लेके आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आखिरी रुपया जो 2 रुपये हैं मिल्क पे खर्च करते हैं तो भी 8 यूटिलिटी मिलती है, 8 यूटिल। तो ये जो एक पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस की जो दोनों जो गुड्स हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी को जोड़ रही है, तो ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि 3 रुपये मैंगो पे खर्च कर रहा है वो, 2 रुपये मैंगो पे, तो अधिकतम संतुष्टि मिल रही है क्योंकि खर्च किए जाने वाले आखिरी रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इस केस में बराबर है। लेकिन अगर हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते इसका अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट गुड्स पे, कि जैसे हम कहें 4 रुपये मान लो हमने मैंगो पे खर्च कर दिए, ठीक है, तो चौथा रुपया मैंगो पे खर्च करने से हमें मिल रही है 6 यूटिल उपयोगिता, तो ये बढ़ जाएगी, एक ऐड होगी। अब 4 रुपये तो मैंगो पे ही खर्च हो गए, तो मिल्क पे हम सिर्फ अब 1 रुपया ही खर्च कर पाएंगे, तो मिल्क से मिलने वाली उपयोगिता हो जाएगी 10। तो इधर से 12, 10, 8, 6 ये जोड़ो और 10 और जोड़ दीजिए। तो इस तरह से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो उपयोगिता मिलेगी वो कम मिलेगी। ये आप इस डायग्राम में देख पाएंगे कि 1 रुपया अगर कंज्यूमर मैंगो पे ज़्यादा स्पेंड करता है और मिल्क पे कम स्पेंड करता है तो वो उसमें हमें यूटिलिटी कितनी मिलेगी। पिछली एग्जाम्पल की तरह ही हम जोड़ लेते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा 1 रुपया एक्स्ट्रा मैंगो पे खर्च करने से 6 यूटिल उपयोगिता बढ़ गई, तो 12, 10, 8, 6 तो ये जोड़ दिया 36 यूटिल उपयोगिता आ गई। मिल्क पे अब सिर्फ 1 रुपया ही खर्च हो रहा है और पहला रुपया मिल्क पर खर्च करने से जो यूटिलिटी मिल रही है वो 10 है, तो 36 और 10 जोड़ दिया, टोटल यूटिलिटी ये आ गई। ये कब आई, जब हमने 1 रुपया ज़्यादा आम पे स्पेंड किया है और दूध पे 1 रुपया कम, और हमने वो MU जो इक्वल करते हैं सीमांत उपयोगिताएँ आखिरी रुपये से जो मिलती है वो सीमांत उपयोगिता, उसको इस केस में बराबर नहीं किया। तो अभी हमने ये कंक्लूज़न में निकाला कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को बराबर करना है, जो इस केस में हो रही थी जब हमें 48 यूटिल उपयोगिता मिली।
और अगर हम दूसरा, तो तभी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। और अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देते हैं और इक्वालिटी ऑफ मार्जिन यूटिलिटी को नहीं देखते, तब क्या होगा, हमें लॉस होगा, जो कि 2 यूटिल हमें पिछली यूटिलिटी की तुलना में कम मिलेंगे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। तो यही चीज़ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जैसे हमने लिया कि 1 रुपया एक्स्ट्रा मैंगो पे खर्च करने से तो हमें जो है 6 यूटिल उपयोगिता मिली। तो ये जो शेडेड जोन देख रहे हैं आप, ये है हमारा गेन है यूटिलिटी का, कि जो हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा मैंगो पे खर्च करने से मिला। और 1 रुपया हम अब उस पर कम खर्च कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 रुपया ही हमने इस पे खर्च किया दूध पे। तो अब इस एरिया का हमें लॉस हो रहा है, मतलब जो दूध पे जो खर्च किया जाने वाला रुपया है, अब वो सिर्फ 1 रुपया ही है जो लॉस हुआ इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से। लॉस ज़्यादा का हुआ है, ज़्यादा है हमारा शेडेड एरिया, और जो गेन हुआ है वो कंपैरेटिवली कम है। इसीलिए हमने फाइनली लास्ट में देखा कि 2 यूटिल हमें कम उपयोगिता मिली इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से, कि हमने जब 4 रुपये मैंगो पे खर्च किया और 1 रुपया मिल्क पे खर्च किया, तो हमें 46 यूटिल उपयोगिता ही मिली कंपैरिजन में किसके, जो हमें पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन से मिल रही थी 48 यूटिल। तो इस तरह से ये नियम कहता है कि अगर आप मार्जिन यूटिलिटी जो अंतिम इकाई से मिलती है उसको अगर बराबर करोगे, तभी सीमांत उपयोगिता मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस नियम की आलोचनाओं की, क्रिटिसिज्म की। तो सबसे पहली आलोचना है, फर्स्ट है, कंज्यूमर्स आर नॉट फुली रैशनल, कि उपभोक्ता पूरी तरह से विवेकशील नहीं होते। जो इस नियम के हमने मान्यता ली थी कि उपभोक्ता पूरी तरह से विवेकशील हैं, तो ये सही साबित नहीं होती, क्योंकि जो कंज्यूमर हैं वो स्वभाव से क्या आलसी होते हैं। वो अपनी फैशन, रीति रिवाज, आदतों से इतने ज़्यादा वो बंधे हुए होते हैं कि अपनी आदतों को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने फैशन के प्रति रुझाव को सेटिस्फाई करने के लिए कई बार कम उपयोगिता वाली वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं। इसके फलस्वरूप उनको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है, कंज्यूमर इज़ नॉट कैलकुलेटिंग, उपभोक्ता का हिसाबी ना होना। अब ये नियम, ये जो हमने अभी नियम पढ़ा, ये इस मान्यता पर आधारित है कि जो एक कंज्यूमर होगा, उपभोक्ता होगा, वो अपनी इनकम को खर्च करते समय पूरी तरह से ये हिसाब किताब लगाता है कि रुपए की प्रति इकाई से उसे कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है। लेकिन ये मान्यता भी उचित नहीं है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो विभिन्न वस्तुओं पर खर्च किए जाने वाले रुपयों की इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं की तुलना करता रहता है। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कोई भी कंज्यूमर इतना हिसाबी किताबी नहीं होता कि वो हर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता की तुलना करे दूसरी वस्तु से। तो इस तरह से इस नियम का प्रैक्टिकली लागू होना काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट है, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कमी। अब अगर मान लो अधिक उपयोगिता देने वाली वस्तु मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, कम उपयोगिता, लेस यूटिलिटी देने वाली वस्तुओं का ही कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो जैसे मार्केट में मान लो कुकिंग गैस नहीं, उसकी सप्लाई नहीं हो रही, तो हमें हो सकता है हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है, तो हमें मिट्टी का तेल यूज़ करना पड़े या कोयला जलाना पड़े। तो इस तरह से इनकी उपयोगिता तो कुकिंग गैस से कम है, लेकिन फिर भी वो यूज़ कर रहे हैं, तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि नहीं देंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स। फैशन, रीति रिवाज और आदतों का भी प्रभाव पड़ता है कंज्यूमर पर। इसके प्रभाव के कारण कई बार क्या होता है, उपभोक्ता ऐसी चीज़ें खरीद लेता है जिनकी यूटिलिटी कम होती है, और उन वस्तुओं को नहीं खरीदता जिनकी उपयोगिता उसके लिए ज़्यादा होती है। तो इस तरह से उपभोक्ता अपनी आय को इस नियम के अनुसार खर्च नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की अज्ञानता, कि कई बार कंज्यूमर अपनी इग्नोरेंस या अज्ञानता के कारण भी अधिकतम संतुष्टि नहीं कर पाता। किस चीज़ की अज्ञानता हो सकता है, मान लो उसे वस्तु की प्राइस का प्रॉपरली पता ना हो, उसे ये भी ना पता हो कि वस्तु के और भी सस्ते सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो उनको यूज़ नहीं कर पा रहा हो। या मान लो एक वस्तु कई तरह के उपयोग में आ सकती है, लेकिन उसे उस यूजेस का पता ही नहीं है। तो इस तरह से कई तरह की इग्नोरेंस या अज्ञानता के कारण भी कंज्यूमर अपने खर्च को इस ढंग से नहीं कर पाता कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की अविभाज्यता। अब ये नियम उन वस्तुओं पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें छोटे छोटे भागों में बांटना संभव ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले कार है, टेलीविज़न है, एसी है, स्कूटर है, इनकी कम से कम एक इकाई हमें अवश्य खरीदनी पड़ेगी। और अगर हम वस्तुओं से मिलने वाली यूटिलिटी
को बराबर करने के लिए इन अविभाजित वस्तुओं की एक और इकाई खरीदने की ज़रूरत पड़े तो वो पॉसिबल नहीं होता कि हम एक और कार खरीदें, जबकि हमारे लिए उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो इस तरह से ये नियम इंडिविजिबल गुड्स पर लागू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट इनकम एंड प्राइस। अब इस नियम में हमने अजम्पशन ली कि इनकम भी स्थिर रहती है, कीमतें भी स्थिर रहती हैं, लेकिन ये दोनों ही मान्यताएं गलत है। ना तो उपभोक्ता की इनकम सीमित रहती है और ना ही कीमतों में भी चेंज आता रहता है। नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, कि उपयोगिता का गणनावाचक माप भी संभव नहीं है। अब ये नियम मानता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, कि हम हर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से उपयोगिता को हम माप नहीं सकते कि हम ये बता पाएँ कि हमें इस वस्तु को यूज़ करने से इतनी उपयोगिता नंबर्स में बता सकें कि 12 मिली, 20 मिली, इतनी यूटिल उपयोगिता मिली। और जब यूटिलिटी ही मेज़र नहीं हो पाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी का अनुमान लगाए बिना इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है चेंज इन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन। अब इस नियम की यह मान्यता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, लेकिन वास्तविक जीवन में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जब कोई कंज्यूमर वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदता है तो उसके पास मुद्रा की मात्रा कम रह जाएगी। मुद्रा की मात्रा जितनी कम रह जाएगी उसकी उपयोगिता उसके लिए उतनी ही अधिक हो जाएगी। इस तरह से तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ने के कारण अब उपभोक्ता को अपने खर्च के जो सीक्वेंस में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस नियम का लागू होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस नियम की बहुत सारे आलोचकों ने इस तरह से आलोचनाएं की हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी हमें ये मानना पड़ेगा कि ये नियम अर्थशास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, और ये नियम एक्चुअल लाइफ में कंज्यूमर को अपना पैसा किस तरह से खर्च करना चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए, उसकी एक व्यापक प्रवृत्ति का वर्णन करता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।